सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विद श्वेता। एंड आज हम बात करेंगे स्किल एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसी ब्लॉक 3। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू हैं ना, आज उसको सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आप कुछ नया सीख के जाओगे। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लॉक 3 के बारे में, जिसमें स्किल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसीज। इसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू है आज हम इसको डील करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द बेसिक लाइफ सपोर्ट इंक्लूड। बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, एयरवे। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये तीनों ही हमारे इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लीस्ट ब्लड प्रेशर इज फाउंड इन। अरोटा में, कैपिलरीज में, या वेन में, या वेना कोआ में? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है वेन। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वार्निंग साइन एंड द सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। जब हार्ट अटैक आती है तो उस टाइम पे वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? चेस्ट पेन, कन्फ्यूजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही हमारे हार्ट अटैक की साइन एंड सिम्टम है, वार्निंग साइन एंड सिम्टम है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द CPR इंक्लूड। मतलब एक साइकिल में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ, या एक साइकिल में 60:2, या वन साइकिल में 30:3, या वन साइकिल में 60:3। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा एक साइकिल में 30:2, जिसमें हमारा 30 क्या होता है? कंप्रेशन होता है, और जो दो हम देते हैं वो ब्रीदिंग देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ शॉक इंक्लूड। शॉक के स्टेज में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? पहला है इनिशियल एंड कंपनसेटरी स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज एंड इरिवर्सिबल स्टेज। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही हमारे शॉक की स्टेज में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय। द ब्लड प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं? मोनोमीटर, स्फिग्नोमोनोमीटर, कैलोरीमीटर, या बैरोमीटर? तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन विच बॉडी साउंड आर लिसन बाय यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का हम जब यूज करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो हम उससे क्या सुनते हैं? मतलब वो जो सुनते हैं उस मेथड को हम क्या कहेंगे? पाल्पेशन कहेंगे, या स्कल्टेशन कहेंगे, परकशन कहेंगे, या मैनिपुलेशन कहेंगे? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है अस्कल्टेशन। जब हम अपने पाल्म साइड से किसी चीज़ को पाल्पेट करते हैं तो उसको हम पाल्पेशन कहते हैं। एंड परकशन का मतलब हम फिंगर टैप करते हैं। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट है आंसर है वो है बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन? 92 से 99%, 80 से 100%, या 96 से 100%, या 80 से 99%? तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है 96 से 100%। ठीक है। तो हमारा सी आंसर इज अ करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह रिस्पायरेटरी रेट ऑफ हेल्दी पर्सन इज। एक हेल्दी पर्सन की रिस्पायरेटरी रेट जो होती है वो कितनी होती है? 5 से 10 होता है, या 10 से 15 होता है, या 15 से 20 होता है, या 20 से 30 होता है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सी 15 से 20 पर मिनट। अगर हमारा रिस्पायरेटरी रेट जो है वो लेस देन 10 हो जाता है तो उसे ब्रेडिप्निया के नाम से जानते हैं। अगर मोर देन 30 हो जाता है तो उसे ट्रैकिपनिया के नाम से जानते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ब्रीदिंग, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को शॉर्ट टाइम के लिए अगर रुक जाती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ऑर्थोपनिया, डिस्पनिया, एपनिया, ब्रेडिपनिया? तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा एपनिया। ब्रेडिपनिया हम कहते हैं जब हमारा ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है वो लेस देन 10 हो जाए तो उसको बोलते हैं। एंड इसके अलावा जो हमारा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग को हम डिस्किया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
11 नंबर का, द रिस्पायरेटरी रेट लेस दैन 10 ब्रीथ पर मिनट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैकिपनिया बोलेंगे, ब्रैडिकार्डिया बोलेंगे, या ब्रैडिपनिया बोलेंगे, एपनिया बोलेंगे? तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सी। हमारी जो रिस्पायरेटरी रेट अगर 10 से कम हो जाए तो उसे हम ब्रैडिपनिया के नाम से जानते हैं। एंड इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि शॉर्ट टाइम के लिए अगर रिस्पायरेटरी रेट हमारी सेसेशन मतलब रुक जाती है तो उसको अपनिया बोलते हैं। ट्रैकिपनिया बोलेंगे अगर हमारा रिस्पायरेटरी रेट मोर देन 30 हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रैकिपनिया। एंड इसके अलावा हम ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं अगर हमारा हार्ट रेट जो है वो लेस देन अगर 60 हो जाए तो उससे हम बोलते हैं ब्रैडिकार्डिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टेकिंग ब्लड प्रेशर at upper arm, the chest piece of stethoscope will put on artery। किस आर्टरी पे रखते हैं? तो सपोज करिए ये हमारा आर्म है, तो इसमें जो हम अपने स्टेथोस्कोप पे यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से साउंड को सुनते हैं, तो किस आर्टरी पे रख के सुनते हैं? तो जो हमारा आर्टरी पे रखते हैं उसे हम ब्रेकियल आर्टरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द पल्स रेट इज़ मोर देन 100 बीट पर मिनट, द कंडीशन कॉल्ड ट्रैकिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया, हाइपरपनिया एंड ब्रैडिपनिया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ट्रैकिकार्डिया इज ए करेक्ट आंसर। अगर हमारा जो हार्ट रेट होता है अगर वो मोर देन 100 हो जाता है, मोर देन बीट पर मिनट जाता है, तो इसे हम ट्रैकिकार्डिया के नाम से जानते हैं। और अगर हमारा हार्ट रेट लेस देन 60 जाता है तो इसको हम ब्रैडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा सेकेंड यूनिट से है, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन फीवर्स। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेस्ट फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कौन सा ऐसा प्रिवेंशन है जो बेस्ट माना जाता है? तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा प्रीमोडियल प्रिवेंशन को हम बेस्ट मानते हैं फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। बेसिकली जो हमारा प्रिवेंशन होता है वो 4 तरीके के होते हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है। एंड जो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन होता है उसमें मेनली 2 कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। पहला तो है हेल्थ प्रमोशन एंड दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एंड तो बेसिकली ये रहे हमारे प्रिवेंशन के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, द विच सेरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस इज़ अ मोर डेंजरस। जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा टाइप सेकेंड जो होते हैं वो डेंगू का डेंजरस सेरोटाइप माना जाता है। इसके अलावा अगर हम डेंगू की बात करें, डेंगू जो होता है इसको हम डैंडी फीवर के नाम से भी जानते हैं, ब्रैकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं, 7 डे फीवर के नाम से भी जानते हैं और इसे सैडल बैग के नाम से भी जानते हैं। इसमें मेनली ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, खास करके प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होता है। और जब भी प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होगा तो आपको पता है कि ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये ब्लीडिंग 2 तरीके से हो सकती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग से हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग की बात करें तो ये हमारे मान लीजिए ईयर से हो जाएगा, हमारे नोज से होता है जिसको हम एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। एंड इसके अलावा अगर इंटरनल ब्लीडिंग की बात करें तो ये हमारे जीआई ट्रैक्ट से हो सकती है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से हो सकता है। ठीक है। एंड इसके अलावा हम बात करें कि जो हमारा डेंगू फीवर होता है वो एक तरीके का बैक्टर बॉर्न डिजीज़ हो जो कि एडीज एजिप्टाई नामक वायरस की वजह से होता है। और इसमें जो बैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो फीमेल मॉस्किटो होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है और इसे टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 5 से 7 दिन का होता है, तो इसलिए इसे हम 7 डे फीवर के नाम से भी जानते हैं। एंड इसके अलावा हम बात करें तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम एक चीज़ यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं टर्निक्वेंट टेस्ट। टर्निक्वेंट टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम जो भी टर्निक्वेंट होता है उसको अपर आर्म में लाइगेट करते हैं और वहाँ पे जब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वहाँ की जो माइक्रो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके रप्चर होने के चांसेस होते हैं। और जब रप्चर हो जाती हैं तो वहाँ पे रेड स्पॉट देखने को मिलता है जिसे हम बेसिकली हरमान साइन के नाम से
जानते हैं, ठीक है, हरमान साइन के नाम से जानते हैं। एंड ये हरमान साइन जो है खास करके कुछ नहीं है, रेड स्पॉट ड्यूरिंग द जो टर्निक्वेंट टेस्ट बांध रहे हैं इसी को हरमान साइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द मलेरिया इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, जो मलेरिया का इन्फेक्शन है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होगा या बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के थ्रू या वर्टिकल ट्रांसमिशन थ्रू द प्लेसेंटल डिफेक्ट या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो तीनों ही करेक्ट आंसर है, जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉगिंग इन अ मेथड ऑफ टू किल द मॉस्क्यूटो एट विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वहाँ पे एडल्ट इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डेंगू वायरस इज अर्बो वायरस, पोलियो वायरस, एडीज वायरस या चिकनगुनिया वायरस। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा अर्बो वायरस। डेंगू जो है एक अर्बो वायरस नामक फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक। एंड इसके अलावा हम बात करें कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ऑर्गन इज़ अफेक्टेड इन मलेरिया, मलेरिया में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा स्प्लीन। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन होता है मलेरिया के टाइम पे स्प्लीन। अगर यही पूछा हो रहा होता कि इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्लाज्मोडियम इंटर एट फर्स्ट, तो हमारा जो आंसर जाता वो लीवर जाता। एंड इसके अलावा अगर पूछता कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी प्लाज्मोडियम एंटर एट फर्स्ट, तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें एंटर करता है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाता है वो ब्लड जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ मेजरिंग द फीवर, किस साइड से हम फीवर को मेजर करते हैं, ओरल से करते हैं, रेक्टल से करते हैं या ईयर पोर्ट से करते हैं या ऑल ऑफ दी अबव। जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा हम ओरल से भी करते हैं, रेक्टल से भी करते हैं, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से भी करते हैं, इसके अलावा एक्जिला से भी करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेपिड स्पॉन्ज इज गिवन इन, टेपिड स्पॉन्ज को कब हम देते हैं, मलेरिया में देंगे, हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तब देंगे, या बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दी। तो जो हमारा करेक्ट जाएगा आंसर वहाँ पे वो जाएगा बोथ ए एंड बी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि मलेरिया में भी एक फीवर है तो उसमें भी हम टैपिड स्पॉन्ज देते हैं, इसके अलावा हाइपरथर्मिया में भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 9th नंबर का पॉजिटिव टर्निकेट टेस्ट इज फाउंड। तो पहले हमने डिस्कस किया ना डेंगू जब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम डिस्कस किए कि इसमें हम टर्निकेट टेस्ट करते हैं जिसमें हम कप को लाइगेट करते हैं, अपर आर्म पे प्रेशर को जनरेट करने से वहाँ पे रेड स्पॉट देखने को मिलता है जिसे हम हरमान साइन कहते हैं। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डेंगू फीवर इज अ करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्यूट वाटरी डायरिया सीन इन कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड एंड एमेविक। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो है कॉलेरा इज़ ए करेक्ट आंसर। और कॉलेरा में बेसिकली जो होता है राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, एंड टाइफाइड में पी सूप जो स्टूल होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी on the average 6 to 12 week, on the average 6 to 12 month, on the average 1 to 2 year, on the average 5 to 7 ईयर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी 5 to 7 ईयर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद हाई फीवर एक्सेप्ट। उससे कोल्ड स्पॉन्ज देंगे, चेक वाइटल साइन को चेक करेंगे, या मेडिकेशन देंगे जो प्रिस्क्राइब किया गया है, आल रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड। तो जब भी किसी को फीवर हुआ रहता है तो उस टाइम पे हम फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा और रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड, फ्लूइड को हम देते हैं ना कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिकॉशन इन अ केयर ऑफ द पेशेंट विद अ हाई फीवर एक्सेप्ट। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है नेवर लीव अ पेशेंट विद अ हाई फीवर अलोन, अगर पेशेंट को हाई फीवर है तो उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। राइगर एंड कन्वर्जन में अकर एनी टाइम, राइवर और कन्वर्जन किसी भी टाइम हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को देना है। इसके अलावा है कि टेपिड कोल्ड स्पॉन्ज इज नॉट यूजफुल इन पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर
टू एंटीपायरेटिक। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी इज अ करेक्ट आंसर। टैपिड स्पॉन्ज को हम देते हैं और ये रिस्पॉन्ड भी करता है। अगर किसी कोई पेशेंट एंटीपायरेटिक ले रहा है फिर भी हम कोल्ड स्पॉन्ज दे सकते हैं, टैपिड स्पॉन्ज दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, a hypothermic neonate is airlifted from the snowing Gulmarg and admitted in an ICU. The attending nurse is asked to record the core temperature by attending doctor while he is busy resuscitating another child. फर्स्ट ऑप्शन है एक्जिला, फॉरहेड, स्किन, ओरल टेम्परेचर एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जब भी हम कोर टेम्परेचर की बात करें तो हम इंटरनल ऑर्गन से लेते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर यूजिंग अ थर्मोमीटर इट शुड बी क्लीन इन विच डायरेक्शन। जब भी हम थर्मोमीटर को यूज करते हैं, सपोज करिए ये हमारा थर्मोमीटर है, ठीक है, और इसे हम स्टेम के नाम से जानते हैं और ये जो हमारा पोर्शन होता है इसे हम बल्ब के नाम से जानते हैं। तो बिफोर थर्मामीटर को यूज करने से पहले हम थर्मामीटर को करते हैं बल्ब से स्टेम क्लीन करते हैं, ठीक है, क्लीन करते हैं। और जब हम टेम्परेचर ले लेते हैं उसके बाद में, मतलब हमने थर्मामीटर का यूज कर लिया, उसके बाद में हम उसको क्लीन करने के लिए जो करते हैं उसको हमेशा ही हम स्टीम टू बल्ब करते हैं। क्योंकि ऐसा हम करते हैं, मान लीजिए हमको टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर लेने से पहले हम इसलिए बल्ब टू स्टीम करते हैं क्योंकि ये जो यहाँ का कॉन्टामिनेटेड पार्ट है, जो भी कंटामिनेटेड एरिया वो ऊपर की तरफ हम भेज देते हैं। और जब हम लेने के बाद में हम थर्मामीटर को क्लीन करते हैं तो उसको स्टीम टू बल्ब करते हैं ताकि जो ऊपर से हम मतलब कहने का मतलब जो भी इन्फेक्शन है लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड की तरफ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा वो जाएगा द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग अ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मोस्ट रिलायबल मेथड से कौन ऐसा है कि जिसे हम यूज करते हैं, बाय द रेक्टल, बाय द माउथ, एक्जिला एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बाय द रेक्टम इज अ करेक्ट आंसर। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का वो है द ओरल टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज 37 डिग्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला हमारा ऑप्शन है रेक्टल टेम्परेचर विल बी 36.5 डिग्री सेल्सियस, एक्सिलर टेम्परेचर विल बी 37 डिग्री सेल्सियस एंड इसके अलावा है रेक्टल टेम्परेचर विल बी 37.5 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सिलर टेम्परेचर विल बी 38 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा है सी इज अ करेक्ट आंसर, रेक्टल टेम्परेचर हो जो है और 37.5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच रूट वन यूज टू आइडेंटिफाई द हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में किस रूट के थ्रू हम हाइपोथर्मिया को आइडेंटिफाई करते हैं, ओरल या फिर रेक्टल या सरफेस लोब्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो है रेक्टल इज अ करेक्ट आंसर, सी जो है हमारा है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फीवर विद द रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया सीन इन। पहला है मलेरिया, टाइफॉइड, फाइलेरिया एंड डिप्थीरिया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा टाइफॉइड इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक जब भी एक्टिवेट होगी तो वो हमारे जो भी हार्ट रेट है उसकी वर्क को कम कर देगी। वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया होगा, मतलब हार्ट रेट लेस देन 60 हो जाएगी, वैगस नर्व का स्टिमुलेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज डाइड अप टू द 105 से 106, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया कहेंगे, सॉरी हाइपोपैरेक्सिया कहेंगे, हाइपरपैरेक्सिया करेंगे या नॉर्मोथर्मिया कहेंगे ऑल। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा हाइपरपैरेक्सिया, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी की टेम्परेचर 105 से अधिक होती है तो उसको हम हाइपरपैरेक्सिया की कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइपरपैरेक्सिया इज कॉल्ड इफ द बॉडी टेम्परेचर इज मोर दैन। अगर 105 से ज़्यादा जाता है जैसा कि हमने ऊपर बात किया है तो उसको हम हाइपरपैरेक्सिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा है हमारा क्वेश्चन द स्टेज ऑफ मलेरिया फीवर ऑल कोल्ड हॉट फीवर स्टेज एंड स्वेटिक। तो जो हमारे ये तीनों ही हैं वो हमारे मलेरिया के स्टेज हैं। जो हमारा फीवर है
फीवर स्टेज नहीं होता है, इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है सी, जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेंगू फीवर इज कॉज बाय ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या प्रोटोजोआ। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है वायरस इज अ करेक्ट आंसर, जो कि एडिस एजिप्टाई की वजह से होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर। ठीक है, तो जो हमारे इसमें करेक्ट जाएगा और थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है जब भी डेंगू की कंडीशन आती है, तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तो फीवर तो होगा। एंड हाइपो थ्रोम्बोसाइटोपनिया भी होगा। एंड इसके अलावा लिम्फ एडिनोपैथी भी देखने को मिलता है, लेकिन थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड का क्लॉट नहीं जमता है, बल्कि ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो है थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेंगू फीवर इज कॉज बाई बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। किस मॉस्किटो के काटने से डेंगू फीवर जो होता है वो होता है एडीज, एनाफिलीज, क्यूलेक्स एंड मानसोमनिया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो है एडीज इज अ करेक्ट आंसर। अगर इस सेशन से आपको बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेजेबल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।